वाले हैं 36 वाया धिलने। मूवी की शुरुआत में हमें वासंती को दिखाया जाता है जो कि अपने पति और बेटी के साथ आइलैंड जाने के लिए वहां की कंपनीज को इंटरव्यू दे रही होती है, पर उसकी उम्र की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि इस नौकरी के लिए उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, जबकि वासंती की उम्र 36 है। दरअसल वासंती की पति की जॉब आइलैंड में लग गई है और वो वहीं पर सेटल होना चाहता है। बेटी तो एजुकेशन ग्राउंड पर चली जाएगी, लेकिन वासंती को उनके साथ जाने के लिए आइलैंड में जॉब की जरूरत होगी, तभी उसे वर्क वीजा दिया जाएगा। इसलिए वहाँ पर वासंती जॉब करने के लिए पूरी कोशिश कर रही होती है। बाकी यहाँ तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट पर है। अब इंटरव्यू से रिजेक्ट होने के बाद वासंती बस से ऑफिस के लिए निकलती है, मगर शहर में प्रेसिडेंट के आने की वजह से ट्रैफिक में फंसकर उसको लेट हो जाती है और उसे अपने सीनियर से काफी उल्टा सीधा भी सुनना पड़ता है। हालांकि वो किसी बात को अपने दिल पर नहीं लेती, वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है। यहाँ पर वासंती की गिरिजा नाम के एक दोस्त है और साथ ही जयचंद्र नाम का एक कोवर्कर है जो उसे अपनी बहन की तरह मानता है। दूसरी तरफ हमें वासंती के पति सेल्वन को दिखाया जाता है जो कि अभी तो यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करता है, पर जल्दी वो आयरलैंड शिफ्ट होने वाला है। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक से उससे एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसको लेकर तुरंत सेल्वन हॉस्पिटल पहुंचता है। उस बच्चे को ज्यादा चोट तो नहीं आई होती, पर सेल्वन के ऊपर उस बच्चे के घर वालों ने केस कर दिया होता है, जिससे सेल्वन का आइलैंड का प्लान पूरा कैंसिल। अब क्योंकि एक पुलिस वाला सेल्वन का दोस्त था, तो वो सेल्वन को राय देता है कि तुम ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे घर का कोई और सदस्य उस वक्त गाड़ी चला रहा था। इससे होगा ये कि तुम आइलैंड भी जा पाओगे और क्योंकि कोई बड़ा केस नहीं बनेगा तो उस इंसान को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ सेल्वन बताता है कि मेरी वाइफ वासंती का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, मैं उससे बात करके तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि वासंती के बारे में सारी जानकारी निकालने में लगे होते हैं। साथ ही वो पूरी तरह वासंती पर नजर भी रख रहे हैं, जिसमें कमिश्नर भी इंटरेस्टेड होता है। साथ ही वो वासंती का फोन भी सुन रहे होते हैं। अब भला ये सब पुलिस वाले ये कर क्यों रहे हैं और उनका वासंती से लेना देना क्या है, ये तो आगे ही पता चलेगा। इधर वासंती को एक ब्यूटी पार्लर में दिखाते हैं, जहाँ जाकर वो अपने बालों को कलर करवाती है ताकि उसकी उम्र कम लगे। वासंती के बारे में हमें ये भी जानने को मिलता है कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। उसके पास अपना कहने के लिए सिर्फ खुद का परिवार ही है। यहाँ तक कि घर में वासंती की बेटी मिथिला भी उससे ठीक से बात तक नहीं करती। वो वासंती से प्यार तो करती है, लेकिन वो अपनी माँ की तरह नहीं बनना चाहती, क्योंकि वासंती का खुद का कोई सपना ही नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है। रात में जब सेल्वन घर आता है तो वो वासंती को एक्सीडेंट के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारा भी तो ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, तुम अगर चाहो तो मुझे बचा सकती हो, बाकी तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा है। ये बात सुनते ही वासंती सेल्वन को मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और सेल्वन अपने ऑफिसर दोस्त से रिपोर्ट में वासंती का नाम डालने के लिए कह देता है। पर अगले दिन सेल्वन को वासंती के साथ पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां एक ऑफिसर सेल्वन को वासंती का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हुए कहता है ये 2 साल पहले एक्सपायर हो चुका है, तो भला आपने इन्हें गाड़ी क्यों चलाने दी, अब आपके ऊपर केस चलेगा। ये बात सुनते ही सेल्वन का सपना चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि अभी वो फंस चुका है। इसलिए वो घर वापस लौटते समय वासंती को काफी सुनाता भी है। बेचारी वासंती, उसे तो पता भी नहीं था कि उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। उसने तो लाइसेंस बनाने के बाद उसको निकाल कर देखा भी नहीं था। इस पर सेल्वन वासंती से कहता है कि जानती हो, मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, अपनी बेटी का भविष्य बेहतर बनाना चाहता हूँ, मगर तुमने सब कुछ खराब कर दिया। घर आता हूँ तो लगता है किसी जेल में आ गया हूँ। तुमसे 2 पल बात करना चाहो तो तुम सिर्फ ग्रोसरीज के दाम और आज क्या बनाना क्या करना है ये सारी चीजें करती रहती हो। ना तो तुम्हारा खुद का कोई सपना है और ना किसी दूसरे के सपने को पूरा करने देती हो। अब तुम्हारी वजह से देखो ना, मेरा सपना भी टूट गया। काश मैं तुमसे शादी ना करता। ये सुनकर वासंती को काफी बुरा लगता है, पर वो अपने आंसू पी जाती है। उसी वक्त वासंती को एक फोन आता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वासंती को 10 बजे कमिश्नर ऑफिस बुलाया गया है, जिसे सुनकर वासंती और सेल्वन को लगता है कि ये उसी ड्राइविंग लाइसेंस वाला मामला है और इसी कारण वासंती को बुलाया भी जा रहा होगा। यहाँ अपनी बीवी के साथ जाने के बजाय सेल्वन उससे कहता है कि तुम अकेले ही जाओ, मैं वहाँ नहीं जा सकता। बेचारी वासंती क्या ही करती। उसके पति के साथ उसकी बेटी भी उससे नाराज होती है, क्योंकि अब वो भी आइलैंड नहीं जा पाएगी। फिलहाल अगले दिन हिम्मत करके वासंती कमिश्नर ऑफिस पहुंचती है, जहां कमिश्नर उससे कहते हैं कि 2 दिन पहले आपकी बेटी के स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक चीफ गेस्ट आए हुए थे। उसी दौरान आपकी बेटी ने उनसे वो एक ऐसा सवाल पूछा कि उन्होंने उसका जवाब देने के बजाय आपकी बेटी से ही पूछ लिया कि आखिर ये सवाल तुम्हें किसने सिखाया या तुमने किससे सुना, और इस पर आपकी बेटी मिथिला ने आपका नाम लिया। यही वजह है कि वो चीफ गेस्ट अब आपसे मिलना चाहते हैं। उनके साथ आपको होटल ताज में परसों सुबह का नाश्ता करना है। यही वजह थी कि हमने आपको यहाँ बुलाया। यहाँ वासंती पूछती है कि वो चीफ गेस्ट है कौन। सामने से जवाब आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। ये सुनते ही वासंती का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसी न्यूज मिली है या कोई ऐसी बात पता चली है जिसको सुनते ही आपका रिएक्शन भी वासंती की तरह रहा हो? कमेंट करके बता सकते हैं।
कहानी में आगे कमिश्नर वासंती से कहता है कि कल शाम 4 बजे आपको घर से पिकअप कर लिया जाएगा। आप अपने साथ घर के किसी एक सदस्य को लेके जा सकती हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको एक रात होटल में ही बिताना होगा और अगले दिन सिर्फ आप ही प्रेसिडेंट के साथ 8 बजे ब्रेकफास्ट करेंगी। क्योंकि आप इंडिया के प्रेसिडेंट की स्पेशल गेस्ट हैं, तो आप हमारी भी गेस्ट हुई। इस पर वासंती कहती है कि कल मुझे रोड एक्सीडेंट के केस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। कमिश्नर कहते हैं कि उसके बारे में मुझे पता है, उस केस को हम देख लेंगे, आप बस प्रेसिडेंट से मिलने को तैयार रहिए। अब वासंती जब अपने घर और मोहल्ले में ये बात बताती है तो सभी उसके लिए बड़े खुश होते हैं। वासंती के साथ उसकी सास वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर इन सब के बीच वासंती सोच रही होती है कि आखिर मिथिला ने प्रेसिडेंट से ऐसा कौन सा सवाल पूछा होगा जिसकी वजह से वो उसकी माँ से मिलना चाहते हैं। वासंती मिथिला से इस बारे में पूछती है तो मिथिला उसे कुछ भी नहीं बताती। सभी को वासंती के बारे में पता चल गया है और उसे सभी पहचानने लग गए हैं। वासंती रोज बस से जाते दौरान आनंदी नाम की एक औरत से मिलती है जो कि एक बड़े कपड़े की दुकान के मालिक के यहाँ काम करती है। वो भी अपने मालिक से वासंती के बारे में बताती है और वासंती उसी के यहाँ से सारी साड़ियाँ वगैरह खरीदती है। फिर अगले दिन वासंती को लेने एक गाड़ी आती है जिसमें वो अपनी सास के साथ बैठकर होटल के लिए निकलती है। उसके मन में यही डर होता है कि आखिर मिथिला ने प्रेसिडेंट से पूछा क्या होगा। होटल में एक रात बिताने के बाद वासंती को प्रेसिडेंट से मिलने बुलाया जाता है, जहां प्रेसिडेंट के सामने आते ही वो घबराहट की वजह से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वासंती को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। मगर इस बारे में पूरे देश को पता चल जाता है और सभी वासंती का मजाक बनाने लग जाते हैं। वासंती शर्म के मारे किसी को भी फेस नहीं कर पाती, पर उसकी दोस्त गिरिजा उसे हिम्मत देती है और लोगों के तानों के बीच से वो किसी तरह अपने ऑफिस में काम करने आती है। फिर जब वासंती घर पहुंचती है तो देखती है कि मिथिला स्कूल से आने के बाद रोए जा रही है। वो अपनी माँ से कहती है कि आपकी वजह से मैं ना तो आइलैंड जा पा रही हूँ और अब मेरा यहाँ रहना भी मुश्किल हो गया है। आपकी वजह से सभी मेरा मजाक बना रहे हैं और आपके ऊपर तो फेसबुक पर एक मीम पेज भी बना दिया गया है जिसमें लोग आपके बारे में पता नहीं कैसी कैसी चीजें पोस्ट कर रहे हैं। इन्हीं सब के बीच सेल्वन भी घर आ जाता है जो अपनी बेटी को रोते हुए देखकर उसे कमरे में ले जाकर कुछ बताता है, जिसे सुनते ही मिथिला एकदम खुश हो जाती है। अब सेल्वन वासंती से कहता है कि तैयार हो जाओ, हम बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं। डिनर के दौरान सेल्वन वासंती से बताता है कि उस केस के खत्म होने की वजह से मेरा और मिथिला का वीजा क्लियर हो गया है और हम दोनों आइलैंड जा रहे हैं। अब क्योंकि तुम्हें जॉब नहीं मिली तो तुम तो जा नहीं सकती, पर मैं कुछ भी करके तुम्हें जल्द ही बुला लूंगा। ये सुनकर तो वासंती एकदम टूट जाती है। वो कहती है मैं यहाँ अकेली रहूंगी, क्या करूंगी? तुमने टिकट्स वीजा सब कुछ करवा लिया और मुझे बताया भी नहीं, और अब जा रहे हो तो बता रहे हो। मुझे तुम कब लेके जाओगे? 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर कभी नहीं? तुम्हारे पेरेंट्स को भी अब मेरी जरूरत है नहीं, लेकिन मेरी बेटी को है। कुछ चीजों का उसे एहसास नहीं है, लेकिन उन सब का ख्याल मैं ही रखती हूँ। माना तुम एक अच्छे पिता हो, पर मैं भी उसकी माँ हूँ, उसे मेरी जरूरत है। अगर जाना है तो तुम चले जाओ, कम से कम मिथिला को तो छोड़ जाओ। वासंती की इन बातों पर भड़कते हुए सेल्वन कहता है, अच्छा फिर मैं उसे तुम्हारे जैसा बना दूं, जिसके लिए घर की 4 दीवार ही उसकी दुनिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम्हारी तरह बने। मैं उसे इस लायक बनाऊंगा कि उसका अपना भी कोई सपना हो, जीवन में कोई लक्ष्य हो जिसे वो हासिल करे। सेल्वन की ये बातें वासंती को अंदर से काफी चोट पहुंचाती है और वो चुपचाप मिथिला और सेल्वन को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। जहाँ जाने से पहले मिथिला वासंती से पूछती है, माँ क्या आपको जानना है मैंने प्रेसिडेंट से क्या पूछा था? जवाब में वासंती नाम में सर हिलाती है और फिर मिथिला अपने पिता के साथ चली जाती है। दोनों के जाने के बाद वासंती गिरिजा से ये सब रोते हुए शेयर करती है और कहती है मुझे कुछ भी करके आइलैंड जाना होगा। वो गिरिजा से कहती है मुझे फेसबुक का वो पेज दिखाओ जिसमें मेरे ऊपर मीम्स बनाए गए थे। गिरिजा उसे वो पेज खोलकर दिखाती है जिसमें मीम्स और कमेंट्स को देखकर खुद वासंती को भी बुरा लगता है। फिलहाल अगले दिन ऑफिस में वासंती से मिलने उसकी कॉलेज की दोस्त सुजैन आती है, जिसको देखकर वासंती काफी खुश होती है। दरअसल सुजैन इस वक्त एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है और वो वासंती से इंस्पायर होकर यहाँ तक पहुंची है। असल में जब वासंती कॉलेज में थी तब उस वक्त ड्रेस कोड को लेकर कई लड़कियों को कॉलेज से निकाला जा रहा था। उस वक्त वासंती ने सभी को इकट्ठा करके एक हड़ताल की और इस मैटर के लिए बिना डरे सीधा प्रिंसिपल से भी भिड़ गई। उस वक्त वासंती की हिम्मत से सुजैन काफी इंप्रेस हुई और आज वो जहाँ पर है उसका कारण वो वासंती को मानती है। पर आज जिस वासंती को वो देख रही है वो कोई और ही है। उसकी जिंदगी बदल चुकी है। मतलब वासंती को सपने देखने से डर लगता है। उसके पास वही बहाना है जो देश की सैकड़ों औरतों के पास है कि उनके परिवार की वजह से वो अपने सपनों को त्याग गई। जो माँ अपने बच्चों के लिए अपने सपनों की कुर्बानी देती हैं, वो बच्चे ही उसे एक दिन ओल्ड एज होम छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया सेल्फिश है। वो वासंती को कहती है कि थोड़ा सेल्फिश वासंती तुम्हें भी बनना होगा। अगर तुमने कुछ कर लिया तो कल तुम्हारी बेटी को तुम पर गर्व होगा। सुजैन की ये सारी बातें सुनकर वासंती के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है और वो सबसे पहले फेसबुक अकाउंट बनाकर उन सभी के लिए एक वीडियो बनाती है जिन्होंने वासंती को ऑनलाइन ट्रोल किया था। उन सभी को वासंती काफी सरकास्टिकली यानी कि व्यंग्यात्मक रूप से जवाब देती है, जिससे सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। वासंती ने अपनी वीडियो में इन शॉर्ट ये कहा है कि जब मैं पहली बार बेहोश हुई तो एक बच्ची की माँ बनी और अब तो प्रेसिडेंट के सामने बेहोश हुई तो कुछ ना कुछ तो जरूर बनूंगी। ये वीडियो हर जगह वायरल हो जाती है
जिससे मिथिला काफी खुश होती है। वो अपनी माँ को वीडियो कॉल करके ये शाबाशी देती है। उसी दौरान हम देखते हैं कि वासंती ने अपने छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाई हैं। कुछ दिनों के बाद वासंती को पता चलता है कि आनंदी अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो उनसे मिलने जाती है। साथ ही वो उन्हें अपने छत पर उगाई भी सब्जियां भी देती है। वासंती को देखकर आनंदी काफी खुश होती है, क्योंकि उसके अपने बेटे भी उसको देखने नहीं आए पर वासंती आई। आनंदी वासंती की दी हुई सब्जियां अपने मालिक को दिखाती है, जो कि अपनी बेटी की शादी के खाने में इसी तरह के ऑर्गेनिक खाने का यूज करना चाहते हैं, यानी कि फ्रेश खाना। वो वासंती की सब्जियों को देखकर काफी इंप्रेस होते हैं और अपनी बेटी की शादी में आने वाले 2000 मेहमानों के हिसाब से वासंती को 5 महीनों में सब्जियां डिलीवर करने का ऑर्डर दे देते हैं। असल में आनंदी ने अपने बॉस को बताया था कि वासंती के 5 एकड़ की जमीन है जिसमें वो सब्जियां उगाई है, पर शायद उसके पास 5 एकड़ जमीन होती नहीं, इसलिए अब आनंदी की जॉब न जाए, इसलिए वासंती उन्हें सच नहीं बताती। मगर वो आनंदी पर काफी गुस्सा होती है। फिर इन सब्जियों की डिमांड पूरी करने के लिए वो एक वेजिटेबल ट्रेडर से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे ऑर्गेनिक सब्जियां चाहिए, जिस पर उससे जवाब मिलता है कि ऐसी सब्जियां तुम्हें पूरे इंडिया में नहीं मिलेंगी, क्योंकि लोगों को ऑर्गेनिक नहीं बल्कि चमकने वाली, फ्रेश जैसी दिखने वाली सब्जियां चाहिए, वो भी समय से पहले। इसलिए सब्जियों में केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और पता नहीं क्या क्या डालकर उनको एकदम ताजा बना दिया जाता है, जबकि वो अंदर से वैसी होती हैं। क्योंकि इस देश में लोगों को अगर जहर भी सस्ते में दे दिया जाए ना, तो वो भी खा लेंगे। अब उसकी बात सुनकर वासंती उससे सब्जी खरीदने का आइडिया ड्रॉप कर देती है। फिर जब वो अपने छत पर बैठी होती है, तभी वासंती को बाकी अगल बगल की छत को देखकर एक आइडिया आता है कि वो अपनी छत की तरह बाकी छतों पर भी तो सब्जियां उगा सकती हैं। ये बात वो अपने पति से शेयर करती है, लेकिन जैसे कि उम्मीद थी, सेल्वन उसका साथ नहीं देता। वो वासंती से कहता है कि तुम पहले भी प्रेसिडेंट के सामने बेहोश होकर मेरा मजाक दुनिया के सामने बना चुकी हो, अब ये हरकत करके कुछ मत करना प्लीज। तुम जो गवर्नमेंट जॉब कर रही हो उसे करके खुश रहो और आराम से रिटायर होकर घर बैठो। बताओ कैसा पति है यार। ये सुनकर वासंती फोन रख देती है और फिर मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके उनके छत पर रूफ फार्मिंग करने के लिए कहती है। इसके लिए औरतें भी तैयार हो जाती है, लेकिन उनके पति तैयार नहीं होते। पति ऐसे ही होते हैं क्या? अब क्योंकि औरतों के पास पैसे नहीं थे, तो अपने नाम पर वासंती एक लोन लेती है और जोरों शोरों से अपनी छत के साथ कई छतों पर ग्रीन हाउस स्कीम के तहत खेती करना शुरू कर देती है। जल्द ही उसका पूरा मोहल्ला ग्रीन हाउस खेती करके सब्जियां उगाने लगता है। इसी बीच सुजैन वासंती के लिए रीजनल आर्किटेक्चरल कॉन्फ्रेंस में एक स्लॉट बुक करती है, जिसमें कई मिनिस्टर्स भी आने वाले हैं। सुजैन ने ये इसीलिए किया ताकि वासंती अपनी उगाई ऑर्गेनिक सब्जियों के बारे में सबसे बता पाए। पर जब वासंती स्टेज पर जाती है तो उसके हाथ से सब्जी का थैला नीचे गिर जाता है। डर होता है पहली बार स्टेज पर जाने पर। फिर उसे काफी लोग उठाते हैं। वासंती खुद को संभालते हुए कहती है कि इन सब्जियों को आपने छू लिया है तो हाथ जरूर धो दीजिएगा, क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल्स लगे हुए हैं जो कि एक इंसान के लिए जहर से कम नहीं है। आगे वो बताती है कि कैसे पूरा देश केमिकल, पेस्टिसाइड्स और इन जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी स्पेशली खाने में, और इसी से कई सारी चीजें जो कि ताजा नहीं होती वो बिल्कुल फ्रेश दिखाई देती हैं। और ऐसी सब्जियां खाकर आजकल यंग एज में ही लोगों को डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां हो जाती है। पर क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि जरूरत को देखते हुए सब्जियों को ज्यादा मात्रा में भी तो उगाना है। लेकिन हमने तो घर बना लिए हैं, जमीन बची नहीं है, तो अब हमें इस मॉडर्न समस्या का मॉडर्न हल ही ढूंढना होगा। अगर हम अपनी छतों पर ही सब्जियां उगाएं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, तो पूरे देश को फ्रेश और ऑर्गेनिक सब्जियां मिलेंगी, वो भी मस्त स्वाद के साथ। मैंने हाल ही में एक शादी के लिए सब्जियों का ऑर्डर लिया है, जिसे हम पूरा भी कर लेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार इस चीज को पूरे देश में फैलाने में मेरी मदद करे। उसकी ये स्पीच सुनकर सभी ताली बजाने लग जाते हैं। एक मिनिस्टर को वासंती का यह आइडिया काफी पसंद आता है। वो कहते हैं कि इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये बात सुनकर वासंती काफी खुश होती है। पर जब वो घर आती है तो वहाँ सेल्वन आया होता है। वासंती से कहता है कि वहाँ पर मिथिला को काफी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने इंतजाम कर दिया है, तुम हमारे साथ आइलैंड चल रही हो। साथ ही वो ये भी बताता है कि वहाँ पर मेड रखना काफी महंगा है, तो तुम्हारा वहाँ पर रहना काफी हेल्प हो जाएगा। सेल्वन के इस बात को सुनकर वासंती समझ गई कि मेरे पति की नजरों में मेरी इज्जत किसी काम वाली के बराबर है। वो कहती है कि आज तुमने मेरे वहाँ होने का इंतजाम कर लिया, पहले तो नहीं कर पाए, क्यों? तो आज कैसे कर लिया? वो जाने से इनकार कर देती है और बिल्कुल सही किया उसने। ये देखकर सेल्वन उसके बाद मिथिला से करवाता है, जो बेचारी रो रही होती है। उसकी आवाज को सुनकर एक माँ का दिल पिघल जाता है। फिर वासंती सेल्वन के साथ आइलैंड जाने के तैयार हो जाती है। एक माँ का दिल ऐसा ही होता है, वो अपने बच्चे को हमेशा अपने पास ही रखना चाहती है, फिर चाहे जो भी हो। इस बात पर दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। अगले दिन वासंती अपने ऑफिस में जॉब रिजाइन करने के लिए जाती है, तो वहाँ पर वो सभी को वर्कर से मिलती है, जिसमें से जयचंद्र बातों ही बातों में वासंती से कहता है कि जानती हो वासंती, तुम्हारी बेटी ने उस दिन प्रेसिडेंट से क्या सवाल पूछा था? मुझे उसकी एक दोस्त जो कि हमारे पड़ोस में रहती है उसने बताया। जयचंद्र से उस सवाल को सुनकर वासंती की आंखें खुल जाती है।
और वो आइलैंड जाने का अपना फैसला त्याग देती है। दरअसल मिथिला ने प्रेसिडेंट से पूछा था, आखिर हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाती। जैसे इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, इन सब ने अपना नाम कमाया, ऊंचाइयों पर पहुंचे, लेकिन ऐसा कोई दूसरा क्यों नहीं कर पा रहा। क्यों काफी महिलाओं के सपने रुक जाते हैं। वासंती अपने पति से कहती है कि अगर मैं आज ममता में पढ़कर कमजोर पड़ गई तो मेरी बेटी के लिए मैं हमेशा एक लूजर ही रहूंगी, इसलिए मुझे अपने सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी रही बात मेरी बेटी की, तो वो अपनी माँ को समझेगी, और अगर आप हमारे बीच के रिश्ते की इज्जत करने के साथ मुझे थोड़ा भी समझते हो तो मुझे मजबूर ना करो जाने पर। ये सुनकर सैलिवन यहाँ चुपचाप चला जाता है और वासंती उन सब्जियों के ऑर्डर को पूरा कर लेती है। आनंदी के बॉस को जब पता चलता है कि 5 एकड़ की जमीन वाली बात झूठ थी, तब भी वो वासंती की ये कोशिश देखकर काफी खुश होता है। जल्द ही 1 साल बीत जाता है और अपनी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से वासंती को पूरा दुनिया जानता है। वहीं मिथिला के लिए उसकी माँ उसकी रोल मॉडल हो गई है, क्योंकि एक समय मिथिला ने प्रेसिडेंट से जो सवाल पूछा था, उस सवाल की वजह से नहीं बल्कि उसका जवाब बनकर वासंती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से राष्ट्रपति भवन में जाकर अपने पति और बेटी के साथ मिलती है। इस बार वासंती ना तो डरती है और ना ही घबराती है, बल्कि उसकी आंखों में आत्मविश्वास की झलक है, जिस कारण आज उसकी बेटी और उसका पति उसकी इज्जत करते हैं। कभी जो वासंती गिर गई थी, आज वो पूरी ताकत से दोबारा उठकर खड़ी है। इसलिए दोस्तों, गिरना बुरा नहीं है, बल्कि गिरकर खड़ा ना होना ये गलत बात है। जब तक जिंदगी है तब तक अपने सपने हैं, जिनको पूरा करने के लिए